अब आपको एक और विवाद के बारे में बताते हैं और यह विवाद हो रहा है ब्रिटेन में। ब्रिटेन की एक अदालत ने भारत के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन और उनकी पत्नी एडविना माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू से जुड़े कुछ दस्तावेजों को सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया है। भारत को आजाद हुए 74 साल से ज्यादा हो चुके हैं। आमतौर पर पुराने दस्तावेजों को डीक्लासिफाई कर दिया जाता है जब इतना समय बीत जाता है, लेकिन एडविना और नेहरू से जुड़े हुए ये दस्तावेज अब तक भी गुप्त हैं और रहस्य बने हुए हैं। ये दस्तावेज ब्रिटेन की एक यूनिवर्सिटी में रखे थे और ब्रिटेन के मशहूर इतिहासकार एंड्रयू लॉनी ने इन्हें रिलीज करने की मांग की थी, लेकिन इस यूनिवर्सिटी के मना करने के बाद वो अदालत गए और उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन और लेडी माउंटबेटन की निजी डायरी के साथ एडविना माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू के बीच लिखी गई चिट्ठियों को भी सार्वजनिक करने की मांग की। इस केस को लड़ने के लिए उन्होंने करीब 3 लाख पाउंड यानी लगभग 2 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च भी कर दिए, लेकिन कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी है और कोर्ट ने इस फैसले के पीछे दलील दी कि इन दस्तावेजों को सार्वजनिक होने से ब्रिटेन के भारत और पाकिस्तान के साथ संबंधों पर खराब असर पड़ सकता है। यहां आपके लिए जानना जरूरी है कि लॉर्ड माउंटबेटन, उनकी पत्नी और उनसे जुड़े ये दस्तावेज इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं, इनमें ऐसा क्या खास है और ब्रिटिश सरकार इस रहस्य को छिपाने की इतनी कोशिश क्यों कर रही है। ब्रिटिश सरकार ने इस मुकदमे में $8 लाख यानी 6 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए हैं और ये जो राशि है ये कुछ बेहद गोपनीय दस्तावेजों को छुपाने के लिए खर्च की गई है। जिन पेपर्स को सार्वजनिक करने से कोर्ट ने मना किया है वो वर्ष 1947 से 1948 के बीच हैं, यानी ये वो दौर था जब भारत को अंग्रेजी शासन से आजादी मिली थी और विभाजन के बाद पाकिस्तान नाम का नया देश बना था। सबसे अहम बात यह है कि उस समय भारत के संविधान का निर्माण हो रहा था। माउंटबेटन भारत में ब्रिटेन के आखिरी वाइसरॉय थे और जब भारत आजाद हो रहा था उस वक्त वही भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने आजादी, भारत के विभाजन जैसी स्थितियों को करीब से देखा था और वो खुद भी कहीं ना कहीं इसका हिस्सा रहे। माना जाता है कि उन्होंने अपनी डायरी में कई ऐसी बातें लिखी जिनका जिक्र ना तो उन्होंने कभी किसी से खुद किया और ना ही ब्रिटिश सरकार ने 1979 में उनकी मृत्यु के बाद कभी ऐसा होने दिया। इन क्लासिफाइड पेपर्स में लेडी माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक दूसरे को लिखे गए कुछ पत्र भी शामिल हैं। एंड्रयू लाउनी इससे पहले भी लॉर्ड माउंटबेटन और उनकी पत्नी पर एक पुस्तक लिख चुके हैं और उस समय भी उन्होंने ये सभी पत्र और दूसरे दस्तावेज हासिल करने के लिए बहुत कोशिशें की थी और उनके प्रयासों की वजह से ब्रिटिश सरकार ने उन्हें करीब 35,000 पेज उपलब्ध करा भी दिए थे, लेकिन 150 पेज ऐसे थे जिन्हें गोपनीय बताते हुए वहां की सरकार ने जारी नहीं किया। यानी ब्रिटेन इस मुद्दे से जुड़े 99.80% पेपर्स सार्वजनिक कर चुका है, लेकिन बाकी के बचे पेपर्स को वो जारी नहीं करना चाहता। अब यही बड़ी बात है कि इन बाकी के बचे पेपर्स में ऐसा क्या है। आपको यहां यह भी जानना होगा कि लॉर्ड माउंटबेटन भारत के आखिरी वाइसरॉय होने के साथ साथ ब्रिटिश रॉयल फैमिली के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे। वो ड्यूक ऑफ एडिनबरा, प्रिंस फिलिप के मैटरनल अंकल थे। उसके अलावा वो उस वक्त ब्रिटेन के राजा किंग जॉर्ज VI के कजन भी थे और रॉयल फैमिली के दूसरे सदस्यों की तरह उन्होंने भी रॉयल नेवी ज्वाइन की थी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय वो साउथ ईस्ट एशिया कमांड के सुप्रीम अलाइड कमांडर भी बनाए गए थे। यानी उनका जो संबंध है वो ब्रिटेन की उस रॉयल फैमिली से था जिसने भारत पर 190 वर्षों तक राज किया। इसलिए सवाल उठता है कि क्या इन दस्तावेजों के सार्वजनिक होने से रॉयल फैमिली, राज परिवार की प्रतिष्ठा पर कोई असर पड़ता है? क्या वो ये नहीं चाहते कि ये पेपर्स लोगों तक पहुंचे? लॉर्ड माउंटबेटन और उनकी पत्नी एडविना माउंटबेटन दोनों को ही चिट्ठियां और डायरी लिखने का बड़ा शौक था और वो सामान्य दिनों के घटनाक्रम को भी अपनी डायरी में लिखा करते थे। दिन भर में जो होता था वो उसे अपनी डायरी में नोट कर लिया करते थे। इसलिए हो सकता है कि जिन दस्तावेजों को ब्रिटिश सरकार सार्वजनिक नहीं करना चाहती थी उनमें ऐसी कोई जानकारी हो जिससे पता चले कि भारत को आजादी देने का आधार क्या था। आपके मन में भी कई बार ये बात जरूर आती होगी, हमारे मन में भी आती है कि भारत को अचानक से इतनी आसानी से आजादी कैसे मिल गई। ये हुआ सब कैसे? 1940 तक तो लगता था कि आजादी नहीं मिलेगी, फिर अचानक फटाफट कुछ ही वर्षों में ऐसा हुआ कि भारत को आजादी मिल गई और वो भी बड़ी आसानी से। 1940 तक भारत के पार्टीशन की यानी विभाजन की कोई बात नहीं होती थी।
जिन्ना को भी उम्मीद नहीं थी। फिर भारत पाकिस्तान के बंटवारे का फैसला ये कैसे ले लिया गया? आपको यहां पर यह हम बताएं कि उस समय किसी को भी भारत के विभाजन की बात पर विश्वास नहीं था। 1940 तक खुद मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान के बनने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन 7 सालों के अंदर यानी 1947 आते आते यह सच हो गया। आज हर कोई यह जानना जरूर चाहेगा कि भारत का विभाजन क्यों हुआ था, इसके पीछे कौन था, क्या कारण थे, क्या और वाइसरॉय माउंटबेटन, जिन्ना, महात्मा गांधी और नेहरू के बीच इस पर क्या कोई गुप्त समझौता हुआ था, कोई गुप्त चर्चा हुई थी, और क्या इसका जिक्र माउंटबेटन ने अपनी डायरी में कर दिया था? ये सारी वो बातें हैं। क्योंकि आज भी बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि भारत को आजादी आखिर में बड़ी आसानी से मिल गई थी, और वो क्यों मिली थी यह अभी भी एक रहस्य है। क्या ये नेहरू की वजह से मिली थी? क्या ये महात्मा गांधी की वजह से मिली थी? किसकी वजह से मिली थी? 1947 में भारत का बंटवारा तो तय हो गया था, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करना और यह तय करना कि पाकिस्तान को कौन कौन सी इलाके दिए जाएं। और यह काम दिया गया सिरिल रेडक्लिफ को। उन्होंने नेहरू, जिन्ना और माउंटबेटन के साथ कई मीटिंग्स की, और इस बात की बहुत संभावनाएं हैं कि रेडक्लिफ के साथ हुई मुलाकातों का इन चिट्ठियों और माउंटबेटन की डायरी में शायद जिक्र किया गया हो सकता है इन दस्तावेजों में सीमा तय करने से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी दर्ज हों, क्योंकि जब रेडक्लिफ आए थे उन्हें जिम्मेदारी तो इतनी बड़ी दे दी गई कि उन्हें इतने बड़े देश का विभाजन करना है। लेकिन बड़ी बात यह है कि वो भी इससे पहले भारत के कभी आए नहीं थे, उन्होंने उन इलाकों को कभी देखा तक नहीं था, और उन्हें भी भारत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो जब उन्हें इतनी कम जानकारी थी इस देश के बारे में, तो उन्होंने विभाजन कैसे किया होगा, इसका अंदाजा कल्पना आप कर सकते हैं। इन दस्तावेजों में नेहरू और माउंटबेटन और उनकी पत्नी एडविना के एक दूसरे को लिखे कई पत्रों का जिक्र है। माउंटबेटन ही नहीं, उनकी पत्नी एडविना के साथ जवाहरलाल नेहरू की बहुत गहरी दोस्ती थी, और इस पर उनकी बेटी पामेला माउंटबेटन ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका शीर्षक था इंडिया रिमेंबर्ड, अ पर्सनल अकाउंट ऑफ द माउंटबेटन्स ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ पावर। इसमें वो लिखती हैं कि नेहरू और लेडी माउंटबेटन के बीच गहरा, या यूं कहें कि आध्यात्मिक प्रेम का रिश्ता था, और उनके पिता लॉर्ड माउंटबेटन अपनी पत्नी और नेहरू के रिश्तों को अपने लिए बहुत उपयोगी मानते थे। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि लॉर्ड माउंटबेटन को ऐसा लगता था कि उनकी पत्नी और नेहरू का रिश्ता उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। इसका जिक्र एंड्रयू लाउनी ने अपनी पुस्तक में भी किया है, और इसके पेज नंबर 207 पर क्या लिखा है मैं आज आपको बताता हूं। मैं वो पुस्तक अपने साथ लेकर आया हूं। ये वो पुस्तक है, ये एंड्रयू लाउनी की ही पुस्तक है। ये वही ऑथर हैं जो अदालत गए हैं और जो लगातार अपील कर रहे हैं ब्रिटेन की अदालतों में कि इन दस्तावेजों को सार्वजनिक किया जाए। उन्होंने अपनी इस पुस्तक में लिखा है कि जब आजादी से 3 महीने पहले 1947 में नेहरू शिमला में माउंटबेटन के साथ छुट्टियां मना रहे थे, तब उन्होंने नेहरू से कहा कि वो आजादी के बाद भारत को कॉमनवेल्थ देशों का सदस्य बनाने पर विचार करें, लेकिन नेहरू ने मना कर दिया। इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी पत्नी एडविना से उन्हें इस मुद्दे पर राजी करने के लिए कहा, और बाद में नेहरू इसके लिए राजी हो गए। इस पुस्तक के लेखक लिखते हैं कि एडविना माउंटबेटन ने उस दिन अपने पति लॉर्ड माउंटबेटन का करियर बचा लिया था, वरना वो मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो इसमें एक बड़ी अच्छी बात यह लिखी हुई है, पहली, जिससे आपको यह पता चलेगा कि आजादी से पहले ही कैसे नेहरू और माउंटबेटन का जो परिवार है ये एक साथ मिलकर छुट्टियां मनाया करते थे। अब आप सोचिए, ये दोनों तो विरोधी पक्ष हैं असल में। नेहरू वो पक्ष हैं जो क्रांतिकारी हैं, जो अपनी आजादी मांग रहे हैं, और अंग्रेज वो हैं जो हमारे ऊपर शासक हैं। ये दोनों जो पक्ष हैं एक दूसरे के विरोधी हैं, ये एक साथ छुट्टी पर कैसे जा सकते हैं? पहली बात तो ये है। लेकिन इसमें लिखा है कि ये छुट्टियों पर जाते थे और रिलैक्स करने के लिए ये शिमला गए। इसमें लिखा है कि पहले माउंटबेटन का परिवार शिमला गया, और फिर लिखा है कि 3 days later at the Vice Regal Weekend House, another 1000 feet higher near the village of Mashobra. मशोबरा एक जगह है शिमला के पास। They were joined by Nehru, who entertained them by standing on his head and showing them how to walk backwards uphill. तो ये बता रहे हैं कि नेहरू वहां पर आए माउंटबेटन परिवार के साथ, उन्होंने उनका बहुत मनोरंजन किया, उन्होंने अपने सिर पर शीर्षासन करके उन्हें दिखाया
और वो बड़े इससे हैरान हुए और नेहरू ने उन्हें पहाड़ों पर कैसे उल्टा चलना होता है ये भी करके दिखाया। फिर वो आगे लिख रहे हैं, एडविना वॉज नॉट पार्ट ऑफ द डिस्कशंस बट हर परसुएसिव पावर्स वर डिप्लॉयड बाय डिकी टू ब्रिंग अराउंड नेहरू। डिकी जो ये निकनेम है लॉर्ड माउंटबेटन का, एडविना उन्हें डिकी कहकर बुलाती थी। और इसमें फिर आगे ये लिखा है कि बाद में कैसे एडविना ने नेहरू को उन चीजों के लिए मना लिया जो कि लॉर्ड माउंटबेटन नेहरू से मनवाना चाहते थे। ऐसा कहा जाता है कि नेहरू लेडी माउंटबेटन की कोई बात टालते नहीं थे और दोनों के बीच बहुत गहरे रिश्ते थे। मार्च 1957 में नेहरू ने लेडी माउंटबेटन को एक पत्र लिखा और लिखा कि मुझे यह अनुभूति हुई है कि हमारे बीच गहरा जुड़ाव है, कोई अदृश्य शक्ति है जो हमें एक दूसरे की तरफ खींचती है, ऐसा उन्होंने लिखा। नेहरू अपनी इन चिट्ठियों में अक्सर लेडी माउंटबेटन को भारतीय राजनीति की अंदरूनी परिस्थितियों के बारे में बताया करते थे। वो उन्हें यह भी बताते थे कि अंबेडकर से उनके क्या मतभेद हैं, भारत के संविधान को लेकर क्या बहस चल रही है और देश के पहले लोकसभा चुनाव के दौरान क्या क्या हो रहा है। यहां पर हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि दो व्यक्ति एक दूसरे को पत्र में क्या लिखते हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं, उनके निजी जीवन में उनके क्या संबंध हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ना ही हमें इस पर कोई खबर बनानी है और ना ही इसमें हमारी कोई दिलचस्पी है। ये उनका निजी मामला हो सकता है और हम उसका पूरा सम्मान करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे और वो भारत की अंदरूनी राजनीति और भारत के अंदरूनी मुद्दों के बारे में लेडी माउंटबेटन को तमाम जानकारियां दे रहे थे। यानी ब्रिटेन की उस रॉयल फैमिली के साथ सारी जानकारियां शेयर हो रही थीं जिसने भारत पर 190 वर्षों तक न सिर्फ शासन किया बल्कि अत्याचार भी किया। हमें लगता है अगर ये दस्तावेज सार्वजनिक हो जाते तो कम से कम देशवासियों को ऐसे कई सवालों के जवाब मिलते जिनके उत्तर आज भी स्पष्ट नहीं है। और अगर वो सारी सच्चाइयां पता चल जाएं तो हमें अपने इतिहास की बहुत सारी किताबें दोबारा लिखनी पड़ेंगी। आपको स्कूलों में और कॉलेजों में जो पढ़ाया गया है इतिहास के बारे में उसमें से हो सकता है बहुत सारे चैप्टर्स को हटाना पड़े, क्योंकि तब आपको असली सच्चाई पता चलेगी कि भारत आजाद किन शर्तों पर हुआ था। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.